पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। मैंने पिस्तौल हाथ में थाम लिया था। वो हवा की मुखालिफ समत दरख्त की आड़ में खड़े हो गए। गौतम के पांव मेरी पनाहगाह से 1.5-2 फुट दूर थे। चंद लम्हों के बाद हवा और बारिश की तेजी में इजाफा हो गया। बारिश से बचने के लिए वो झाड़ी की टहनियां हटाकर पीछे की तरफ खिसके और फिर वही हुआ जिसका डर था। गौतम का पांव गड्ढे में उतरा। वो बड़ी मुश्किल से गिरने से बचा था। तिवारी ने कहा एहतियात से। गौतम ने पीछे मुड़कर देखा और गड्ढे का जायजा लेने के लिए झुक गया। तभी मैंने हरकत में आने का फैसला कर लिया कि मजीद दुबके रहना नुकसानदेह हो सकता था। जस्तावा 30 बोर मेरे हाथ में था। लबलबी दबाते ही ठक हुई और गौतम औंधे मुंह नीचे गिरा। मैं एकदम खड़ा हो गया। तिवारी के मुंह से बुलंदो बांग चीख निकली और वो सीधा भाग खड़ा हुआ। न जाने उसने मुझे क्या समझा था, कोई जानवर, जिन, भूत या दुश्मन। मैंने पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया और दूसरी बार लबलबी को पीछे खींच लिया। उसे चंद कदम से ज्यादा भागने का मौका न मिला। गोली उसकी खोपड़ी की पुश्त में लगी। नीचे गिरकर वो एड़ियां रगड़ने लगा। मेरे कपड़ों पर गौतम के खून के छींटे गिरे थे, मगर तेज बारिश की वजह से खून जम न सका था। मैंने सूरत से उन दोनों की तलाशी ली, लेकिन कोई काम की चीज न मिली। विध्वंसक स्नाइपर राइफल मेरे बहुत काम आ सकती थी, मगर जैसा कि पहले बता चुका हूँ, इतने वजन को साथ फिराना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने उसकी टेलीस्कोप साइट उतार कर पास रख ली कि उससे दूरबीन का काम लिया जा सकता था। उसके बाद राइफल के पुर्जों को आसानी से जितना हो सकता था तोड़ फोड़ दिया। ये लड़ाई का अहम उसूल है कि जब भी मौका मिले दुश्मन के हथियार को नाकारा कर दो। हमें तो जब अपना हथियार मजबूरी की हालत में छोड़ना पड़े तो उसे तबाह कर देते हैं ताकि दुश्मन उससे फायदा न उठा सके, और वो तो फिर दुश्मन का हथियार था। क्लैशनकोफ मेरे लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए कंधे से लटका ली। मजल का रुख जमीन की तरफ कर दिया था ताकि उसमें पानी न जा सके। उनका वायरलेस सेट भी उठाना नहीं भूला था। गौतम ने ये अक्लमंदी की थी कि वायरलेस सेट को प्लास्टिक के लिफाफे में लपेट लिया था, वरना जितनी तेज बारिश हो रही थी वायरलेस सेट नाकारा हो जाना था। जस्तावा 30 बोर मैंने लिफाफे में लपेट लिया। मजीद वहां रुकना मुनासिब नहीं था। मुझे मालूम न था कि दुश्मन जिस रास्ते से गया था उसी से वापस लौटता या किसी और रास्ते का इंतखाब करता। अलबत्ता मुझे जाने के लिए वही समत बेहतर लगी, इसलिए उसी जानिब कदम बढ़ा दिए। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था और लिबास वगैरह गीला हो जाने से चलने में दिक्कत हो रही थी, मगर उस वक्त चलना ही मुनासिब था कि यूं कम से कम जिस्म तो गर्म रहता। रास्ता आहिस्ता आहिस्ता नशेब में उतर रहा था और फिसलन की वजह से ज्यादा तेजी से चलना मुमकिन न था। मैं दाएं बाएं का जायजा लेता हुआ मोहतात अंदाज में महवे सफर था। मान रेडियो सेट जाग पड़ा। कोई वन ब्रेवा गौतम को पुकार रहा था। चंद बार पुकारने के बाद वो CP3 को पुकारने लगा। एक दबी दबी आवाज उभरी, CP3 फॉर वन ब्रेवा, सेंड योर मैसेज ओवर। वन ब्रेवा CP3, आबशार नाले के पूर्वी जंगल में हम गौतम और तिवारी को छोड़ आए हैं। वो हमें नहीं सुन रहे, उन्हें कॉल करो, ओवर। CP3 ने पूछा क्या पैगाम देना है, ओवर। जवाब आया, उन्हें बताओ आबशार नाले में उतर कर नाला मिलाप पर पहुंचे, हम उसी रास्ते पर लौट रहे हैं, ओवर। रॉजर कहकर CP3 स्नाइपर्स को पुकारने लगा। CP3 फॉर गौतम, गौतम, ओवर। गौतम बेचारा जिंदा होता तो जवाब देता। CP3 से चंद बार उसे पुकारा गया और फिर वो वन ब्रेवा को पुकारने लगा। CP3 फॉर वन ब्रेवा, ओवर। आवाज आई, सेंड योर मैसेज, ओवर। वो बोला कोई जवाब नहीं आ रहा, ओवर। आवाज आई CP3, शायद वो बारिश से छुपने के लिए किसी पनाहगाह में घुसे हैं, क्या आप किसी को भेजकर उन्हें हमारा पैगाम दे सकते हैं। CP3 ने जवाब दिया, बारिश रुकने के बाद ही ये काम हो सकता है, ओवर। दूसरा बोला, वन ब्रेवा फॉर CP3, ठीक है रहने दें, हम उसी रास्ते पर वापस चले जाते हैं, ओवर एंड ऑल। मैं गहरा सांस लेकर रह गया था।
अगर CP3 वाला हामी भर लेता तो कम से कम इस खतरे से तो जान छूट जाती, मगर अब नामालूम वो किस जगह पर मुझसे टकरा जाते। पहले मेरा रुख मशरिक की जानिब था, फिर मैंने अपना रुख कदरे शुमाल की जानिब मोड़ दिया, मगर उनके आने का मुकर्रर रास्ता मालूम न था। इस वजह से मुझे बेहद एहतियात की जरूरत थी। अलबत्ता अपने अंदाजे के मुताबिक मैं घंटा पौन घंटा आज़ादी से सफ़र कर सकता था, क्योंकि उन्हें गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और इतनी जल्दी वो ऊपर नहीं पहुंच सकते थे। बारिश उसी तसलसल से जारी थी। हवा की तेजी ने उसे तूफानी कर दिया था। दोपहर हो गई थी और अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी, मगर खाने के लिए कोई चीज पास नहीं थी। गौतम लोगों के पास भी खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं था कि मेरे काम आता। बहरहाल भूख, प्यास और स्नाइपर का तो जन्म जन्म का साथ है। इसके अलावा थकन, बेआरामी, मौसम की सख्तियां और दुश्मनों से मुसलसल टाकरा भी स्नाइपर्स का मुकद्दर है, जिसे जान छुड़ाना उसी सूरत में मुमकिन है कि इंसान स्नाइपिंग छोड़कर घर बैठ जाए। फरलांग भर चलने के बाद हमवार उतराई ढलान में तब्दील हो गई। झाड़ियां भी छिदरी हो गई थीं और थोड़ा मजीद फासला तय करने के बाद शायद बिल्कुल ही खत्म हो जाती। ऐसे में दुश्मन के एकदम सामने आ जाने से मेरा बच निकलना मुश्किल था। हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम के तौर पर मैंने शुमाली जानिब रुख कर लिया। उस तरफ चढ़ाई थी और इतना तो मुझे भी यकीन था कि दुश्मन नशेब से ऊपर आ रहा था। चढ़ाई के सफर में तवानाई ज्यादा खर्च होने लगी और सर्दी का एहसास कदरे कम पड़ गया। चढ़ाई इब्तिदा में तो हमवार थी, जो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल ढलान में तब्दील होने लगी। फिसलन की वजह से मैं 2-3 बार गिरा भी था। लिबास, हथियार और थैला पानी से शराबोर थे। भूख की शिद्दत में लम्हा बलम्हा इजाफा हो रहा था। सर्दी के साथ सख्त थकन भी महसूस हो रही थी। लिबास, थैला और हथियार अब बोझ लगने लगे थे। ऐसे हालात में फितरी जबिल्लत के जेर असर ही पांव मुतहर्रक थे। बारिश की रफ्तार मध्यम हुई, मगर हवा की शिद्दत बरकरार रही। तेज हवा जैसे जिस्म में कांटे चुभ हो रही थी। बादलों की गरज चमक भी जारी थी। वायरलेस सेट पर खामोशी छाई थी और उसकी वजह मौसम का खराब होना था। उस इलाके में आसमानी बिजली गिरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और उससे निपटने के लिए वायरलेस, टेलीफोन, लोहे की अशिया, दरख्तों और पानी के जखायर से दूर रहने की ताकीद की जाती है। उस वक्त भी बिजली यूं कड़क रही थी जैसे बिफरा शेर धाड़ता है। मेरे पास हथियार भी मौजूद था। वायरलेस सेट भी मैंने ऑन रखा था और दरख्तों के बीचों बीच भी गुजर रहा था कि इन एहतियातों पर अमल करना मुमकिन ही नहीं था। मजबूरी की हालत में ऐसी एहतियातें पसे पुश्त डाल दी जाती हैं। मुझे चलते हुए 2.5-3 घंटे होने को थे। मान सेट पर 1 ब्रेवा की घबराई हुई आवाज उभरी। 1 ब्रेवा फॉर कंट्रोल, कंट्रोल ओवर। मगर कंट्रोल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। चंद लम्हे कंट्रोल को पुकारने के बाद वो 3-2 को पुकारने लगा। गालिबन 3-2 उसका कंपनी हेडक्वार्टर था। 3-2 शायद पहले ही उसे सुन रहा था। फौरन बोल पड़ा, 3-2 सेंड योर मैसेज ओवर। 1 ब्रेवा हवास बाख्ता अंदाज में बोला, 3-2 गौतम और देव तिवारी को हम आबशार नाले पर पिकेट लगाने को छोड़ गए थे। अब वापसी पर दोनों की लाशें मिली हैं, ओवर। 3-2 गम गुस्से की मिलीजुली कैफियत से बोला, क्या? मगर कैसे हुआ सर? 1 ब्रेवा उसे तफसील बताने लगा। उसकी बात खत्म होते ही 3-2 कंट्रोल को पुकारने लगा, मगर शायद कंट्रोल ने सेट ऑफ किया हुआ था, तभी जवाब नहीं दे रहा था। तब 1 ब्रेवा ने चंद दूसरी पोस्टों से बात करके मुख्तलिफ रास्तों पर नाके लगाने के अहकाम देना शुरू कर दिए। मेरे कदमों में तेजी आ गई थी, क्योंकि जितनी देर हो रही थी दुश्मन उस इलाके में फैल जाते और फिर मेरा हरकत करना मुमकिन ही न रहता। मैं अभी बुलंदी से काफी दूर था कि अचानक झाड़ियों के एक झुंड से बाहर निकलते हुए मेरी नजर सामने बुलंदी पर पड़ी, जो इससे पहले मेरी नजर से ओझल थी। वहां दुश्मन की पोस्ट नजर आ रही थी। वापस झाड़ियों में घुसकर मैंने झोले में से विद्वांसिक की टेलीस्कोप साइट निकाली और कवर उतार कर पोस्ट का जायजा लेने लगा। आम दूरबीन के बरक्स टेलीस्कोप साइट में देखने के लिए आंख को आई ग्लास से जरा दूर रखना पड़ता है। बुनियादी तौर पर तो आई रिलीफ का मकसद फायर के वक्त लगने वाले झटके से आंख को महफूज रखना होता है, मगर जब टेलीस्कोप साइट को राइफल से उतार कर देखा जाए तब ये फासला रखना मजबूरी बन जाता है कि उसके अलावा दिखाव मुमकिन नहीं होता। टेलीस्कोप साइट को सहारा देने के लिए मैंने एक दरख्त के तने पर फिट किया और फिर मखसूस फासले से देखने लगा। उसका दिखाव आम आंख की निस्बत 8 गुना ज्यादा था। पोस्ट का ज्यादा से ज्यादा फासला 700-800 मीटर के बकदर था, इसलिए हर चीज वाज़े नजर आ रही थी। बारिश की वजह से पहरेदार वगैरह दिखाई नहीं दे रहे थे। यकीनन ओपी वगैरह के अंदर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। अलबत्ता चिमनी से धुएं की उठती हुई लकीर जाहिर कर रही थी कि पोस्ट गैर आबाद नहीं थी। मैंने अपना रुख एक बार फिर मशरिक की जानिब मोड़ दिया। वायरलेस सेट पर जंग जारी थी। अभी तक किसी को भी वायरलेस सेट के गुम होने का ख्याल नहीं आया था। वैसे भी वो सेट ज्यादा देर मेरा साथ नहीं दे सकता था,
किसी भी वक्त उसकी बैटरी जवाब दे सकती थी और इजाफी बैटरी मौजूद नहीं थी। मैंने सेट से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आर्जी तौर पर सेट को बंद कर दिया ताकि बाद में ऑन करके दुश्मनों की ताज़ा सूरत हाल से आगाह हो सकूं। एक बार फिर उतराई का सफर शुरू हो गया था, इसलिए मेरी रफ्तार कदरे तेज थी। पानी बरसने की मिकदार में इजाफा होने लगा था। एक जगह चिकनी मिट्टी आई, कोशिश के बावजूद मैं गिरने से बच नहीं पाया। फिसलता हुआ 15-20 गज नीचे पहुंच गया। क्लैशनकोफ की जो हालत हो गई थी, मुझे नहीं लगता था कि सही फायर कर पाएगी, मगर उसकी जरूरत से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। बारिश थमने के बाद उसके हिस्सों, पुर्जों और एमुनिशन को खुश्क करके काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता था। हरकत रुकते ही मैं उठकर बैठ गया और गीली जमीन पर ही पांव पसार कर बैठ गया। मुसलसल चलकर जिस्म शल हो रहा था। गीले जूतों और जराबों समेत चलना इजाफी अजियत थी। गहरे सांस लेते हुए मैंने ढलान के साथ टेक लगा ली। बारिश के कतरे बराह रास्त मेरे चेहरे पर गिर रहे थे। थकन से भी ज्यादा तकलीफ भूख की थी। कड़ी मुशक्कत ने पेट में ऐंठन पैदा कर दी थी। मुझे जल्द ही खुराक ढूंढना थी, वरना दूसरी सूरत में दरख्तों के पत्ते चबाना पड़ जाते। सांस जारी रखने के लिए कुछ भी चबाया जा सकता था। अचानक तड़तड़ाहट की तेज आवाज उभरी। मैं उछल पड़ा। ऐसा लगा कि देख लिया गया हूं, और फिर कुछ सूझने से पहले ही कानों में एक दुखी आवाज गूंजी। यार, बंदर था, खामखा पाप करवा दिया। हिंदू बंदरों को हनुमान देवता मानते हैं और उनकी बहुत तकरीम करते हैं। उस वक्त यकीनन झाड़ियों में हरकत पर उन्होंने मेरे शुबे में फायर खोला था। चंद मिनट सस्ताना मेरी जान बचा गया था। मैं फौरन औंधे मुंह लेटकर नजदीकी झाड़ी में रेंग गया। दुश्मन ज्यादा दूर नहीं थे। उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। यकीनन पहले बंदर की हरकत की वजह से उन्होंने आर्जी तौर पर चुप साधी थी। वायरलेस सेट पर इस्तिफसार होने लगा। कंट्रोल फॉर P4, तुम्हारी तरफ से फायरिंग की आवाज आ रही है। जवाब दिया गया। झाड़ियों में हरकत देखकर मुकेश ने फायर किया और गलती से एक बंदर मारा गया। आवाज आई, चौकन्ने रहना, अब तक घुसपैठिया पकड़ा नहीं गया, ओवर। वो बोला, हम खबरदार हैं, ओवर। कंट्रोल ने कहा, कैप लिसनिंग आउट। उन्हें राब्ते में रहने का कहकर खामोश हो गया। एक तशवीश भरी आवाज उभरी। मुझे नहीं लगता कि यह किसी अकेले बंदे का काम हो सकता है। लाजिमन दहशतगर्दों का पूरा गिरोह है जो छोटी टोलियों पर हमले कर रहा है। एक और आवाज उभरी। इत्तलात के मुताबिक आबशार नाले में अकेला बंदा ही देखा गया था। पहले वाले ने तंजिया अंदाज में कहा, महाराज गोविंद तो अपनी बुद्धि अपनी स्त्री के पास रखाए हैं। भाई, किसी एक आदमी के नजर आने का मतलब ये नहीं कि वो अकेला है। मुमकिन है उसके बाकी साथी कामयाबी से इस इलाके से गुजर चुके हों और अपनी गश्त को आखिरी आदमी दिखाई दे गया हो। दूसरा बोला, शीशा पोस्ट वालों को भी अकेला शख्स ही नजर आया था। अलबत्ता तुम जैसे डरपोक के लिए अकेला शख्स भी टोली बराबर होता है। बोलने वाला यकीनन गोविंद था। एक नई आवाज उभरी, यार आपस में न लड़ो, वो अकेला है या पूरी टोली, राम कसम बचेंगे नहीं। अलबत्ता हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। गोविंद बोला, पहले वीर सिंह ने बकवास की है। वीर सिंह तैश में आया, बकवास तुम कर रहे हो। तीसरे आदमी ने दोबारा बीच बचाव कराते हुए दोनों को धमकाया। बोला, अगर तुम लोगों ने बकवास बंद न की तो दोनों को होशियार खड़ा कर दूंगा। यकीनन वो दोनों से सीनियर था। लड़ने वालों ने चुप साध ली। मैं झाड़ी में दुबका अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। गो गहरे बादलों की वजह से लग रहा था जैसे शाम का वक्त हो, मगर घड़ी के मुताबिक गुरूब आफताब में घंटा पड़ा था। उम्मीद यही थी कि शाम तक उनका बुलावा आ जाना था। घंटा डेढ़ वहां गुजारना चंदा दुश्वार न था। यूं भी एक स्नाइपर तो कई कई घंटे बल्कि दिनों के हिसाब से एक मकाम पर इस्तादा रहता है। बारिश में ठहराव आया। मूसलाधार बारिश अब बूंदाबांदी में तब्दील होकर रुक गई थी। मुझे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। जल्द ही उनका वापसी का बुलावा आ गया। तभी गोविंद की आवाज उभरी, मैं बस 2 मिनट लूंगा। वीर सिंह ने बाजारी जबान इस्तेमाल की जिसका मुहज्जब तर्जुमा ये बनता है, तुम्हें अभी हाजत हो रही है। गोविंद उससे भी बेहुदा अंदाज में बोला, जिसका शरीफाना तर्जुमा है, फितरी तकाजा तो तुम्हें भी पेश आ सकता है। उन दोनों का सीनियर चिल्लाया, दोनों अपनी बकवास बंद करो और गोविंद जल्दी करो, अंधेरा गहरा होने से पहले हमें पोस्ट तक पहुंचना है। मैं इत्मीनान से दोनों हाथों पर सर टेके उन्हीं की तरफ मुतवज्जे था। जब गोविंद को अपनी तरफ आते देखा तो मेरे आसाब एकदम हड़बड़ा कर मुस्तैद हो गए। दाएं हाथ ने बिजली किसी तेजी से पिस्तौल के दस्ते को कब्जे में कर लिया। इतनी मोहलत नहीं थी कि किसी और झाड़ी का रुख करता। अलबत्ता गोविंद किसी और झाड़ी की तरफ बढ़ जाता तो आजमाइश टल सकती थी, मगर गोविंद के सांस वहीं पूरे होने थे। तभी तो वो सीधा वहीं पहुंचा। गो में शाखों में छुपा था और इतनी आसानी से उसे नजर नहीं आ सकता था, मगर जो ही उसने झाड़ी की आड़ पकड़कर उस समत को रुख मोड़ा जिधर उसके साथी मौजूद थे, तब मैंने मजीद इंतजार मुनासिब न समझा कि जैसे ही वो तशरीफ नीचे लाता उसकी निगाहें बराह रास्त मुझ पर पड़ती। हाथ सीधा करते ही मैंने लबलबी खींची, ठक हुआ
और गोविंद जो झाड़ियों की शाखें हिलने पर मुकम्मल तौर पर उधर मुतवज्जे ही नहीं हो पाया था, कूल्हों के बल नीचे गिरा और अजियत से एड़ियां रगड़ने लगा। गोली उसके माथे पर लगी थी और सर में लगने वाली गोली चीखने की मोहलत नहीं दिया करती। उसके साथ ही हथियार वगैरह संभालने में मसरूफ थे। मैं सुरत से उनकी तरफ बढ़ा। 50-60 कदम का फासला इतना तवील न था कि मुझे ज्यादा लगता। अलबत्ता दौड़ते कदमों की आवाज सुनकर वो उस जानिब मुतवज्जे हो गए थे। हमला, हकलाकर कहते हुए उनके सीनियर ने कंधे से क्लैशनकोफ उतारना चाही, लेकिन मैं उसे फायर करने की इजाजत नहीं दे सकता था क्योंकि बाकी टोलियां उस जानिब मुतवज्जे हो जाती। एकदम कदम रोककर मैंने मुसलसल 2 बार ट्रिगर दबाया और दोनों को मुस्तकबिल के खौफ से बेनियाज कर दिया। नीचे गिरकर वो तड़पने लगे। मैंने करीब जाकर उनकी तलाशी ली। वायरलेस सेट की इजाफी बैटरी, बरसाती यानी रेनकोट और लिफाफे में मलबूस क्लैशनकोफ ही मुझे काम की चीजें लगी। हस्बे मामूल उनके हथियार नाकारा करके मैं आगे बढ़ गया। लाशें छुपाने का वक्त नहीं था। उम्मीद यही थी कि जब तक उन्हें अपने बंदों के कत्ल का मालूम होता, मैं वहां से दूर जा चुका होता। जमीन पर लेटने की वजह से मेरे कपड़ों पर कीचड़ वगैरह लगी हुई थी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से कीचड़ न होने के बराबर थी, मगर मैं जिस जगह गिरा था वहां काफी चिकनी मिट्टी मौजूद थी। इस वजह से कपड़ों की रंगत मटियाली हो चुकी थी। बरसाती मैंने थैले में रख ली थी कि चलने में रुकावट बनती है। वो उतराई नाले पर जाकर खत्म हुई। नाला उबूर करके फिर चढ़ाई थी। मैं नाले में भी सफर कर सकता था, मगर एक तो बारिश के पानी की वजह से पानी मामूल से ज्यादा था, दूसरा नाले में दुश्मन की किसी टोली से मुठभेड़ होने का खतरा था। इस वजह से मैंने नाला उबूर करना ज्यादा मुनासिब समझा। बूट वैसे भी गीले हो चुके थे। उतारने का तकल्लुफ किए बगैर मैंने नाले के गदले पानी में पांव रख दिए। पानी घुटनों से बुलंद नहीं था। दूसरी तरफ पहुंचकर मैंने बुलंदी का सफर शुरू कर दिया। गो वहां हर बुलंदी पर दुश्मन की किसी न किसी पोस्ट के होने का एहतमाल मौजूद था और ये इम्कान मोहतात हरकत का तकाजा करता था, जबकि वहां से जल्द अज जल्द दूर निकलना तेज रफ्तारी का मुतालिबा कर रहा था। इस तजाद के बाद मेरी हरकत में एहतियात और तेजी दोनों शामिल हो गई थी, जिसके लिए बसारतों और समातों से काम लेने के साथ दिमाग को मुसलसल माहौल में हाजिर रखना जरूरी था। उमूमन रास्ते की तवालत को खुशगवार यादों और ख्यालात के सहारे तय किया जाता है, मगर इन हालात में दिमाग को किसी और तरफ मसरूफ करना किसी तौर मुनासिब नहीं था। बादल हनूज उसी तरह छाए थे। उनकी वजह से तारीकी में इतना इजाफा हो गया था कि बगैर रोशनी के सफर करना मुमकिन ही नहीं रहा था। एक लाश की जेब से मुझे ऐसा लाइटर मिला था जिसमें छोटी सी टॉर्च नस्ब थी। ऐसे लाइटर अपने यहाँ भी आम दस्तयाब हैं। मैं उसी लाइटर के जरिए आगे बढ़ रहा था। भूख और थकन आहिस्ता आहिस्ता मेरे आसाब को मुजमहिल कर रही थी। अगर कुछ खाने को ही मिल जाता तो थकन से इतनी जल्दी मार खाने वाला नहीं था, मगर खाली पेट सख्त मुशक्कत बहुत दुश्वार थी। एक स्नाइपर की जिंदगी में ऐसे मराहिल बारहा दरपेश होते हैं जब जिंदा रहने की बजाय मौत की आगोश में पनाह लेना आसान लगता है, और उस वक्त मैं ऐसे ही मरहले से नबरदाजमा था। एक बार फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। आसमान किसी गमजदा बेवा की तरह रह रह कर अश्क बहाने लगता। हवा में पहले जैसे शिद्दत नहीं रही थी, अलबत्ता बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी। कदम रोककर मैंने थैले से बरसाती निकाल कर पहनी और वायरलेस सेट ऑन करके दुश्मन की गुफ्तगू सुनने लगा। गोविंद लोगों की तलाश जारी थी। जिस पोस्ट पर उन्होंने पहुंचना था वो कंट्रोल को उनके न पहुंचने और राब्ता न होने की बाबत बता रहे थे। कंट्रोल ने उनकी तलाश में 2-3 पोस्टों को तलाशी टोलियां निकालने का हुक्म दिया। साथ ही मुख्तलिफ पोस्टों को हुक्म दिया कि उनके संतरी टॉर्चों के इशारे करें ताकि वो रास्ता भूल गए हों तो रोशनी को देखकर करीबी पोस्ट का रुख करें। उनके तई शायद वो रास्ता भूल गए थे और उनके वायरलेस सेट की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। मैंने मुड़कर देखा, मुख्तलिफ अतराफ से रोशनियां झलक रही थी। सामने देखने पर मुझे टॉर्च नजर नहीं आई थी, जिसका साफ मतलब यही था कि उधर दुश्मन की कोई पोस्ट मौजूद नहीं। रेडियो सेट बंद करके मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अब कम से कम इतना इत्मीनान जरूर था कि सामने की बुलंदी पर दुश्मन की कोई पोस्ट मौजूद नहीं। गरज चमक के साथ बारिश की रफ्तार में एकदम तेजी आ गई थी। बिजली चमकने पर मैंने थोड़ी दूर एक घने दरख्त को ताड़ा और उधर बढ़ गया। वो मेरे रास्ते से कदरे नीचे की तरफ था। वहां झाड़ियां भी फैली थी। दरख्त के नीचे ज्यादा बारिश नहीं लग रही थी। बारिश का जोर घंटे आध में टूट गया था। जो ही बारिश हल्की हुई मैं फिर चढ़ाई चढ़ने लगा। शैतान की आंत की तरह लंबी चढ़ाई मेरे 2-2.5 घंटे मजीद ले गई। ऊपर पहुंचकर मैं सख्त नक्काहत महसूस कर रहा था। एक झाड़ी की आड़ में बैठकर मैंने उसके कड़वे और तुर्श पत्ते चबाने की कोशिश की, मगर वो इतने बदजायका थे कि मजीद खाने का हौसला न हो सका। एक पत्थर से टेक लगाकर मैं वहीं लंबा पड़ गया। फिलहाल वो नौबत नहीं आई थी कि जबरदस्ती पत्ते चबाता। आंखें बंद करते ही थोड़ा सा सुकून मिला और अपने प्यारों की शक्लें आंखों के सामने धम से आ कूदी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स और आपकी पजीराई का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप मजीद हमें अपनी राय से आगाह करते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके तमाम कमेंट्स का जवाब हद्दुल इम्कान देते रहें। अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।